गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज फ्रॉम लायबिलिटी एंड डिसऑनर। ठीक है, आज हम करने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का लास्ट टॉपिक। एंड उससे पहले मैं फिर वही कहूंगी कि अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने वो सारी वीडियो देख ली, सारी अभी फिलहाल मैं कह रही हूँ, इससे पहले मैंने 2 लेक्चर डाले हुए हैं, वो देख लीजिए ताकि आपको ये वाली टर्म्स अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि ये वाला लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी। ठीक है, तो शुरू करेंगे। उससे पहले फिर मैं वही कहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, बट लाइक तब करना जब आपको अच्छे से ये वीडियो पसंद आए। ठीक है, मीनिंग अच्छे से समझ में आए। चलो, डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज फ्रॉम लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, मीनिंग ये कहना क्या चाह रहा है। देखो, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, हमें पता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होता है कि एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो ट्रांसफरेबल इन नेचर है। कई बार हमारे पास इतना पैसा नहीं होता, मीनिंग हमारे पास पैसा होता है या नहीं होता, लेकिन उस टाइम पर नहीं होता जब हम कोई सामान खरीद रहे होते हैं, तो ऐसे में हमारी हेल्प करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह हो सकता है, वो प्रॉमिसरी नोट की तरह हो सकता है। अगर वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह मान लीजिए, तो उसमें क्या होता है, हम ऑर्डर देते हैं कि आप हमें पेमेंट करोगे, राइट, आप हमें पेमेंट करोगे। तो यहाँ पर जो पार्टी जिसको पेमेंट करना है, वो लायबल होगी, राइट। तो वो लायबल होगी, जब तक वो पेमेंट नहीं कर लेगी तब तक वो लायबल रहेगी। तो किस टाइम पर वो डिस्चार्ज हो जाएगी, मीनिंग वो अपनी लायबिलिटी से छुटकारा पा जाएगी। आज हम वो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ओके, समझ में आया, मीनिंग अपनी लायबिलिटी से किस टाइम पर वो उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, उसके सिर पर जो भार रखा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। वो समय कब आएगा वो हम डिस्कस करेंगे आज। अच्छे से ध्यान से सुनो। तो यहाँ पर जो डिस्चार्ज ऑफ पार्टी फ्रॉम लायबिलिटी है वो आपकी 2 तरीके से हो सकती है। 2 तरीका कौन सा है? नंबर 1, डिस्चार्ज ऑफ पार्टी और पार्टीज, और दूसरे नंबर पर आता है आपका डिस्चार्ज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। दैट मीन्स, समझ में आया कि आपका जो पार्टी है वो भी डिस्चार्ज हो सकती है और आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी डिस्चार्ज हो सकता है। तो वो कैसे होगा आज हम डिस्कस करेंगे, एक एक किसके पॉइंट करेंगे कि पार्टी किस तरीके से हम मानेंगे कि जो एक पार्टी है वो डिस्चार्ज हो गई। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका बाय कैंसलेशन। बाय कैंसलेशन का मीनिंग क्या है? देखो, जो एक कैंसलेशन, इसका मीनिंग क्या है कि कई बार जो एक पार्टी है, मीनिंग देखो, अगर मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, मैंने आपको ट्रांसफर करा, आपने किसी और को ट्रांसफर करा, ऐसे ट्रांसफर होता जा रहा है। ठीक है, अब मैं किसी को ट्रांसफर कर रही हूँ वो बिल ऑफ एक्सचेंज, मैं उसको ये कह रही हूँ ना तुझे पेमेंट मिलेगी, समझो। फिर आपने आगे ट्रांसफर कर दिया, फिर आप भी कहोगे कि आपको पेमेंट मिलेगी, इस पर्सन से मिलेगी, समझ रहे हो। ऐसे ही जब आखिरी बार, मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं, ए के पास था पहला बिल ऑफ एक्सचेंज, और जो मिस्टर एल था ये वाला, इसने पेमेंट कर रही थी मिस्टर ए को। ए के पास आज बिल ऑफ एक्सचेंज था, इसने ट्रांसफर कर दिया बी को, बी ने ट्रांसफर कर दिया सी को, सी ने ट्रांसफर कर दिया डी को। अब जब ए ने बी को ट्रांसफर किया, ध्यान से सुनो, जब ए ने बी को ट्रांसफर किया, इस टाइम पर ए ने कहा होगा ना एल से रुपए मिलेंगे आपको, बी ने ट्रांसफर किया होगा सी को, तब भी उसने कहा होगा, राइट। बट अगर एंड टाइम पर डी ये बोल दे कि मैं तो नहीं दूंगा, नहीं, डी को एल बोल दे कि मैं तो नहीं दूंगा, तो ये डी इसको थोड़ी ना पकड़ेगा, ये इसको पकड़ेगा, ये इसको पकड़ेगा, ये इसको पकड़ेगा, ये इसको पकड़ेगा। कहने का मीनिंग है ये सारी की सारी पार्टी जो पीछे वाली है वो सारी की सारी पार्टी लायबल होंगी, समझ रहे हो। लेकिन इसने कहा है कि बाय कैंसिलेशन, इनमें से अगर ये वाला डी वाला या कोई भी, अगर इनमें से किसी एक का नाम कट कर दे, कैंसिल कर दे, तो यहाँ पर ये जो पार्टी है ये यहाँ से क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, अपनी ड्यूटी से क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। बट इन केस अगर बाय मिस्टेक इसका नाम कट गया तो ये अपनी जो लायबिलिटी है उससे डिस्चार्ज नहीं होगी, इसको पे करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। इसीलिए
कि अगर आप किसी का नाम कैंसिल कर रहे हो तो एक स्टेटमेंट दे देना कि हम इसका नाम कैंसिल कर रहे हैं। समझ में आई बात? ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है आपका बाय रिलीज। बाय रिलीज का मीनिंग क्या है? देखो कई बार क्या होगा, आपके जो पार्टी इनमें से मान लीजिए सी जो है, ये सारे के सारे डेटर है, इसने ना अपने पास से दे दिया, मीनिंग इसने कुछ पार्शियल अमाउंट पे कर दी। तो ऐसे केस में अगर कोई डेटर आपको पार्शियल अमाउंट पे कर देता है तो उस केस में वो पार्टी क्या हो जाएगी? डिस्चार्ज हो जाएगी, मीनिंग अब वो लायबल नहीं रहेगी। अगर उससे फंड रिलीज हो चुका है, उससे जो लोन की अमाउंट जो भी कुछ है अगर उस पार्टी से रिलीज हो चुका है तो अब वो फर्दर लायबल नहीं रहेगी, वो पार्टी क्या हो जाएगी? डिस्चार्ज हो जाएगी। समझ में आया? थर्ड पॉइंट है बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स। बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मीनिंग क्या है? अगर आपने जितनी भी ये जो पार्टी है, ये एल वाली पार्टी, इसने पेमेंट कर दी इन ड्यू कोर्स, मीनिंग जिस टाइम पर डी को चाहिए था उस टाइम पर मिस्टर एल ने पेमेंट कर दी, तो यहाँ पर समझने वाली बात है जितनी भी पार्टी थी वो सारी की सारी पार्टी डिस्चार्ज हो जाएंगी। अब वो लायबल नहीं रहेंगी फर्दर किसी भी पेमेंट के लिए। समझ में आ गया? बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का मीनिंग क्या है? जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था ए बी सी डी, ठीक है, ये ट्रांसफर करता जा रहा है, मिस्टर एल को पेमेंट करनी थी। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर वो जो पार्टी है जिसको पेमेंट करनी है वो अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो वो कैसे पेमेंट करेगी? तो भी जितनी भी पार्टी थी वो सारी क्या हो जाएंगी? डिस्चार्ज हो जाएंगी, अपनी ड्यूटी से क्या हो जाएंगी? अपनी ड्यूटी से उनका छुटकारा मिल जाएगा, अब उनको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कानून ये कहता है कि हाँ इनकी कोई भी गलती नहीं है, जिसको पेमेंट करनी थी वो क्या हो गया है? इंसॉल्वेंट हो गया है। समझ में आया? नेक्स्ट है बाय अलोइंग द ड्रॉई मोर देन 48 आवर। अब ध्यान से सुनो, अगर बात हो रही है ड्रॉई की, पहले तो मुझे ये बताए ड्रॉवर क्या होता है, ड्रॉई क्या होता है? ड्रॉवर वो होता है जो लिखता है, राइट, जो लिखता है कि तुम्हें पेमेंट करनी है। ड्रॉई जो पेमेंट देगा, मीनिंग जिससे हमें पेमेंट लेनी है। समझ में आई बात? और पेई कौन होता है? जो रिसीव करेगा। तो ये कह रहा है कि अगर हमने अगर हमने अलाउ ही कर दिया किसको? ड्रॉई को, मीनिंग किसी पार्टी ने अलाउ करा ड्रॉई को कि आप 48 आवर के बाद पेमेंट कर देना, तो ऐसे केस में उससे पहले जितनी भी पार्टी हैं वो सारी क्या हो जाएंगी? डिस्चार्ज हो जाएंगी अपनी ड्यूटी से, अब वो लायबल नहीं रहेंगी। 6th पॉइंट है, ये वाले सारे बैक करके देख लेना, अगर नहीं समझ में आए तो मैं इरेज करूंगी। 6th है चेक नॉट ड्यूली प्रेजेंटेड। अगर देखो चेक जो है वो समय पर अगर आपने प्रेजेंट कर दिया बैंक के पास तो बैंक लायबल है कि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। बट अगर आपने टाइम निकाल दिया और बाद में आप चेक लेकर जा रहे हो कि प्लीज मेरे चेक को मेरे पैसे दे दो चेक के बदले में, तो ऐसा नहीं होने वाला। समझ रहे हो? चेक नॉट ड्यूली प्रेजेंटेड, अगर आपने टाइम रहते हुए चेक को बैंक के पास प्रेजेंट नहीं किया तो उसके बाद बैंक लायबल नहीं होगा। समझ में आई? मीनिंग वो बैंक नहीं, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? जिसने आपको लिख कर दिया, जिसने आपको चेक काट कर दिया ना, जो ड्रॉवर है वो लायबल नहीं रहेगा। आप सूट फाइल कर सकते हो किसके अगेंस्ट? बैंक के अगेंस्ट कर सकते हो, वो अलग केस होगा, लेकिन जिसने दिया है आपको वो लायबल नहीं रहेगा। 7th पॉइंट चेक पेबल टू ऑर्डर। अगर चेक पे किया गया है, मीनिंग अगर मैंने कहा था मैंने किसी का नाम लिखकर ऑर्डर, उसका नाम लिखकर चेक दे दिया उसके नाम, ठीक है, अब उसने बैंक के पास गया और बैंक ने उसकी पेमेंट कर दी, तो इस केस में बैंक अब लायबल नहीं रहेगा। इनफैक्ट अगर बाय चांस
अगर वो जो चेक है वो मैंने किसी चुराया हुआ किसी को दिया था, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन वो मेरा मतलब मैंने किसी भी तरीके से बैंक वो जो चेक था वो लिया था, लेकिन अगर मैंने आपको दिया और आपने फिर बैंक से उसकी पेमेंट ले ली, तो अब बैंक लायबल नहीं रहेगा किसी भी चीज के लिए। चेक पेबल टू ऑर्डर, अगर चेक की पेमेंट उसने कर दी तो कर दी, अब वो लायबल नहीं रहेगा। 8th पॉइंट है आपका, बाय टेकिंग अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, इसका मीनिंग क्या है? अगर आपने मीनिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में आपकी एक्सेप्टेंस जरूरी होती है, बाकी किसी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तो जरूरत ही नहीं होती। तो इन केस अगर आपके किसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जिसने एक्सेप्ट किया है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, जिसने एक्सेप्टेंस दी है, ओनली वही लायबल रहेगा। अगर किसी एक पार्टी ने एक्सेप्टेंस नहीं दी तो वो लायबल नहीं रहेगी, वो पार्टी डिस्चार्ज मानी जाएगी। समझ में आई बात? मैंने क्या कहा कि बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ओनली कौन सी पार्टी लायबल रहेगी? जिसने एक्सेप्टेंस दी है। अगर किसी पार्टी ने एक्सेप्टेंस नहीं दी तो वो लायबल नहीं रहेगी। और आपका लास्ट पॉइंट है, बाय मटेरियल अल्टरेशन। अगर इंपॉर्टेंट अल्टरेशन हुई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट अल्टरेशन हुई है, और उस केस में भी अगर जो अल्टरेशन हुई है वो किसी एक ऐसी पार्टी है जिसको पता ही नहीं कब उन्होंने अल्टरेशन कर दी, तो वो पार्टी लायबल नहीं रहेगी, वो पार्टी अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे डिस्चार्ज ऑफ पार्टी और पार्टीज। एक दो और पॉइंट तो नहीं रह गया, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ बाय अलाउइंग डिस्चार्ज बहुत सारे पॉइंट हो गए हैं डिस्चार्ज ऑफ पार्टी और पार्टीज के। ठीक है, बाकी एक आधे और रह गए होंगे तो आपको पता चल जाएगा देखते ही कि किस टाइम पर जो पार्टी है वो अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज हो जाएंगी। कॉमन सेंस लगा लेना, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको क्या करना है, बस सिर्फ ये देखना है कि किस टाइम पर जो पार्टी है वो लायबल होंगी और किस टाइम पर वो पार्टी लायबल नहीं होंगी। ठीक है, जैसे ही आप स्टेटमेंट देखोगे अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत पता लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा एक पॉइंट था, दैट इज डिस्चार्ज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये कह रहा है कि अगर देखो पार्टी डिस्चार्ज होती है ना, तो वो कोई पार्टी डिस्चार्ज हो जाती है, कोई नहीं होती, तो ऐसा केस चलता है। देखो डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या है? जब जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो फर्दर नेगोशिएबल होना सीज हो जाता है, मीनिंग बंद कर दिया जाता है कि अब आगे ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो आगे फर्दर नेगोशिएट नहीं किया जाएगा, तो उस केस में जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये टॉपिक था हमारा डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज फ्रॉम लायबिलिटी। अब हम करेंगे डिसओनर वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो फटाफट करते हैं डिसओनर वाला खत्म। फटाफट देखो, देखो डिसओनर का मीनिंग क्या होता है? डिसओनर का मीनिंग होता है कि जब आपका जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, चाहे वो आपका प्रोमिसरी नोट है, चाहे वो आपका चेक है, जब वो उसकी पेमेंट नहीं हो पाती है, समझ रहे हो, या उसकी पेमेंट नहीं हो पाते, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो उस केस में वो जो डॉक्यूमेंट है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या हो जाता है? डिसओनर माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि डिसओनर को कब माना जाएगा। तो दो केस हैं इसके डिसओनर के। नंबर 1, डिसओनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, और दूसरा है डिसओनर बाय नॉन पेमेंट। देखो जो ये डिसओनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस होता है ये ओनली बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में होता है। वाई बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ही? क्यों?
क्योंकि आपको पता है बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ही एक पार्टी एक्सेप्टर होती है जो कि एक्सेप्ट करती है आपके डॉक्यूमेंट को, राइट। अदरवाइज आपने प्रोमिसरी नोट में देखा, प्रोमिसरी नोट में तो पे करने के लिए बोलता है, ऐसे ही चेक, जो चेक हमें मिलता है वो भी पे करने के लिए बोलता है कि मैं पे करूंगा चेक, राइट। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक्सेप्टेंस मतलब कि अगर जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जो आपका एक्सेप्टर होता है अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो आपका क्या माना जाता है, डिसऑनर माना जाता है। समझ में आई बात। डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट का मीनिंग ये आपकी तीनों केसेस में होंगी, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में भी, प्रोमिसरी नोट के केस में भी और चेक के केस में भी। ये क्या होगा, मीनिंग अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है या चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में एक्सेप्टर, प्रोमिसरी नोट के केस में ड्रोवर जो लिख रहा है मतलब मेकर, और चेक के केस में बैंक। अगर ये तीनों पार्टी मना कर देती है कि हम पेमेंट नहीं करेंगे तो ऐसे केस में भी वो जो डॉक्यूमेंट है वो क्या माना जाता है, डिसऑनर माना जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अगर ये डिसऑनर हो जाएगा तो क्या करेंगे, आप फाइल शूट करोगे, समझ में आए। यहाँ पर आप फाइल शूट करोगे, यहाँ पर भी करोगे। यहाँ पर केवल आप अमाउंट के लिए सूट फाइल कर सकते हो, सिर्फ आपको वो अमाउंट मिल सकती है। लेकिन अगर आपका केस नॉन पेमेंट का है तो ऐसे केस में आपको अमाउंट प्लस साथ में कोई इंटरेस्ट वगैरह वो, प्लस कोई नोटरी चार्जेज है वो, और प्लस प्रोटेस्ट वगैरह के खर्चे हैं वो, ये सारे के सारे पे करने पड़ेंगे, आप लाइबल होगे। अब ये नोटरी क्या होती है, देखो नोटरी क्या होती है, जब आपका डॉक्यूमेंट डिसऑनर हो जाता है, आपको पेमेंट रिसीव नहीं होती तो आप कोर्ट में जाते हो उसको नोट डाउन करवाने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही वो नोट डाउन हो जाता है, मीनिंग आपके पास एक रजिस्ट्री, मीनिंग एक तरीके से आपके पास एक डॉक्यूमेंट आ जाता है रिटर्न में कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट है वो डिसऑनर हो गया है। और जैसे ही आपकी नोटरी पब्लिक उस डॉक्यूमेंट को इशू कर देती है, उस सर्टिफिकेट को दे देती है आपको, तो वो प्रोटेस्ट हो जाता है, ठीक है। ये प्रोटेस्ट जो होता है ये और ज्यादा आपके लिए सेफ्टी पर्पस है, ठीक है। मीनिंग जिससे क्या होगा, आपका बिल्कुल आप मीनिंग जो आपका डॉक्यूमेंट है वो प्रूव हो जाएगा कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट है ये डिसऑनर हो चुका है, और उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट जरूर रिसीव होगी। तो ये थे हमारे डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट और डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, जो कि टॉपिक था हमारा डिसऑनर वाला, ये खत्म हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक रहता है जहां से क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में है, कौन से नहीं है। एक बार आप स्क्रीन पर देख लीजिए, स्क्रीन पर आपको सामने दिखाई दे रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं, मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट डिसऑनर नहीं, कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं और कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फॉलोइंग आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और कुछ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है और कुछ सेमी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, राइट। देखो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो कौन कौन से है, वो है आपका प्रोमिसरी नोट, ध्यान से एक बार विजुअलाइज कर लो। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, एक्सचेकर बिल, सर्कुलर नोट, डिविडेंड वारंट, शेयर वारंट, बियरर डिबेंचर, बैंक नोट और बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन से नहीं है, लाइक मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, डिपॉजिट रिसीट और शेयर सर्टिफिकेट। और उसके बाद फॉलोइंग कुछ ऐसे हैं जो कि सेमी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, लाइक बिल ऑफ लैंडिंग, डॉक वारंट, कैरियर रिसीट, लेटर ऑफ क्रेडिट, रेलवे रिसीट एंड वॉर फिंगर सर्टिफिकेट। ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे एक बार विजुअलाइज कर लो, राइट। और उसके बाद हमारा आज का टॉपिक होता है खत्म। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वो लाइक जरूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।